रुकिए, पहले इन सब्जियों के पैसे दीजिए। तुझे पता भी है तू किससे बात कर रही है? मुझे फर्क नहीं पड़ता, गलत करने वाला कोई भी हो सकता है। मेरा नाम मीरा सिंह है और मैं इस जिले की पुलिस अधीक्षक हूँ। ये तो वही लड़की है। आज कानून बताएगा कि असली मालिक कौन है। गांव की चौपाल में खड़ा एक भारी भरकम आदमी गुस्से में चिल्ला रहा था। उसके आसपास 4-5 गुंडे खड़े थे। सामने कुछ गरीब किसान सिर झुकाए खड़े थे। उस आदमी का नाम था बलवीर सिंह, इलाके का मंत्री। गांव के लोग उससे इतना डरते थे कि उसके सामने आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करते थे। क्यों रे मंगरू? बलवीर सिंह ने एक दुबले पतले किसान की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, तेरी बीवी कल बहुत बहादुरी दिखा रही थी ना, बहुत सवाल पूछ रही थी। अब समझा दे उसे, यहां वही होगा जो मैं कहूंगा। मंगरू की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह कांपती आवाज में बोला, मंत्री जी, वो जमीन हमारे बाप दादा की है। मंगरू की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बलवीर सिंह जोर से हंसा। अब नहीं है। उसने अपने जूते से जमीन पर जोर से ठोकर मारी। अब यह जमीन मेरी है। पूरे रामपुर में वही होगा जो मैं चाहूंगा, और जो मेरे खिलाफ जाएगा वह रास्ते से हटा दिया जाएगा। चौपाल में खड़े सभी लोग खामोश थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि विरोध करे, क्योंकि सब जानते थे बलवीर सिंह सिर्फ मंत्री नहीं था, वह इस इलाके का असली मालिक बन चुका था। शहर में बैठी आईपीएस मीरा सिंह को पिछले कई महीनों से इस गांव की शिकायतें मिल रही थीं। लोगों की जमीनें छीनी जा रही थीं, किसानों को धमकाया जा रहा था, और पुलिस भी मंत्री के दबाव में चुप थी। लेकिन हर शिकायत अधूरी होती थी। कोई गवाह सामने आने को तैयार नहीं था। एक दिन मीरा सिंह ने अपनी मेज पर रखी फाइल बंद की और धीरे से बोली, अगर सच जानना है तो खुद जाना पड़ेगा। उन्होंने तय कर लिया था कि वह रामपुर जाएंगी, लेकिन सीधे नहीं। अगर वह सरकारी गाड़ी और पुलिस फोर्स के साथ जाएंगी तो मंत्री को पहले ही खबर मिल जाएगी और फिर सबूत कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए उन्होंने एक अलग योजना बनाई। अगली सुबह आईने के सामने खड़ी मीरा सिंह ने अपनी पुलिस वर्दी की तरफ देखा और फिर उसे अलमारी में रख दिया। आज वह आईपीएस अधिकारी नहीं बनेंगी, आज वह एक साधारण लड़की बनकर जाएंगी। उन्होंने हल्के रंग का सलवार सूट पहना, चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया, आंखों में थोड़ा काजल लगाया और बालों को साधारण तरीके से बांध लिया। गले में एक पतली सी चेन और हाथ में एक छोटा सा बैग। बैग में सिर्फ 3 चीजें थीं, एक पानी की बोतल, कुछ पैसे और उनका निजी फोन। आईने में खुद को देखकर वह हल्का सा मुस्कुराई। अब उन्हें कोई पहचान नहीं सकता था। शहर के बस अड्डे पर हमेशा की तरह भीड़ थी। लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। मीरा सिंह एक लोकल बस में चढ़ गईं, जो रामपुर की तरफ जा रही थी। बस के अंदर गांव की औरतें बैठी थीं। कुछ लोग सब्जियां लेकर जा रहे थे, कुछ मजदूर काम से लौट रहे थे। मीरा को यह सब देखना थोड़ा अजीब लग रहा था। वह पहली बार बिना अपनी पहचान के लोगों के बीच बैठी थीं। उनके मन में हल्का सा डर भी था, लेकिन उससे ज्यादा मजबूत था उनका फर्ज। उन्होंने खिड़की से बाहर देखते हुए मन ही मन कहा, अगर मैं डर गई तो इन लोगों को न्याय कौन दिलाएगा। बस धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ती रही। करीब 2 घंटे बाद बस रामपुर गांव के पास रुकी। मीरा बस से उतरी। सामने कच्ची सड़क थी, चारों तरफ धूल उड़ रही थी। दूर दूर तक खेत फैले हुए थे। गांव छोटा था, लेकिन माहौल बहुत अजीब था, जैसे हवा में भी डर घुला हुआ हो। गांव के लोग उन्हें देख रहे थे। एक अनजान लड़की अकेली गांव में घूम रही थी। यह यहां आम बात नहीं थी। मीरा धीरे धीरे चलते हुए गांव के बाजार की तरफ बढ़ी। कुछ ही देर में उन्हें एक छोटी सी चाय की दुकान दिखाई दी। वह वहां जाकर बैठ गईं। भैया, एक चाय देना। दुकानदार लगभग 50 साल का आदमी था। उसने चाय बनाकर उनके सामने रख दी, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद उसने धीरे से पूछा, बहन जी, आप यहां नई लग रही हैं, कहां से आई हैं? मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं शहर से आई हूं, यहां मेरी मौसी रहती थीं, उनसे मिलने आई थी। चाय वाले का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने जल्दी से इधर उधर देखा, जैसे कोई उनकी बात सुन रहा हो। फिर वह धीमी आवाज में बोला, अगर मेरी बात मानो तो जल्दी यहां से चली जाओ। मीरा ने चौंक कर पूछा, क्यों, ऐसा क्या है यहां? चाय वाले ने गहरी सांस ली।
यह गांव पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अब यहां सिर्फ एक ही आदमी का कानून चलता है। कौन? मंत्री बलवीर सिंह। मीरा शांत होकर सुनती रही। चाय वाला आगे बोला, उसका बेटा विक्रम सिंह उससे भी खतरनाक है। वह किसी को भी उठा ले जाता है, पुलिस भी कुछ नहीं करती। मीरा की आंखों में गुस्से की हल्की चमक आ गई, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। उन्होंने चाय खत्म की और पैसे मेज पर रख दिए। धन्यवाद भैया। और वह धीरे धीरे बाजार की तरफ चल दी। गांव का छोटा सा बाजार था, कुछ सब्जी वाले, कुछ किराने की दुकानें और कुछ चाय के ठेले। मीरा एक सब्जी वाले के पास रुकी। भैया, टमाटर कितने के हैं? 60 रुपये किलो। मीरा टमाटर देखने लगी। तभी अचानक बाजार में एक तेज आवाज गूंजी, ओए ठेले वाले। सभी लोग तुरंत चुप हो गए। एक सफेद स्कॉर्पियो गाड़ी बाजार में आकर रुकी। उससे एक युवक उतरा। उसके साथ 2 हट्टे कट्टे गुंडे थे। यह था विक्रम सिंह, मंत्री का बेटा। सब्जी वाला तुरंत घबराकर खड़ा हो गया। नमस्ते बाबूजी। विक्रम सिंह ने बिना कुछ बोले ठेले से सब्जियां उठानी शुरू कर दी। उसने आलू, प्याज और टमाटर उठाकर एक थैली में डाल लिए। सब्जी वाला डरते डरते बोला, बाबूजी पैसे? विक्रम सिंह रुक गया। उसने धीरे से उसकी तरफ देखा, फिर हंसने लगा। तू जानता नहीं मैं कौन हूं? वह बिना पैसे दिए आगे बढ़ने लगा। सब्जी वाले की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे पता था अगर उसने आवाज उठाई तो उसकी दुकान भी चली जाएगी। मीरा यह सब देख रही थी। उनके अंदर का पुलिस अधिकारी अब शांत नहीं रह पा रहा था। उन्होंने अचानक आवाज लगाई, रुकिए। पूरा बाजार सन्न रह गया। विक्रम सिंह धीरे धीरे मुड़ा। उसकी नजर सीधे मीरा पर जाकर रुकी। मीरा बिल्कुल शांत खड़ी थी। उन्होंने सीधा कहा, इनका पैसा दीजिए। बाजार में खड़े लोगों की सांस जैसे रुक गई। किसी ने कभी विक्रम सिंह से इस तरह बात नहीं की थी। विक्रम सिंह ने मीरा को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुराया। तुझे पता भी है तू किससे बात कर रही है? मीरा ने बिना डरे जवाब दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। विक्रम सिंह की मुस्कान गायब हो गई। उसने गुस्से में कहा, मेरे बाप का नाम सुना है? नहीं, और जानने में दिलचस्पी भी नहीं है। अब विक्रम सिंह का गुस्सा फूट पड़ा। उसने हाथ उठाया, जैसे वह मीरा को थप्पड़ मारने वाला हो, लेकिन मीरा एक कदम भी पीछे नहीं हटी। उन्होंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाथ उठाने से पहले सोच लेना। बाजार में खामोशी छा गई। विक्रम सिंह एक पल के लिए रुक गया, फिर उसने गुस्से में सब्जियों की थैली जमीन पर फेंक दी। आज छोड़ रहा हूं, लेकिन अगली बार मत दिखना। वह गाड़ी में बैठा और तेजी से वहां से निकल गया। बाजार के लोग हैरान थे। सब्जी वाला कांपती आवाज में बोला, दीदी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। मीरा ने शांत होकर पूछा, क्यों? वह बोला, वह लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। मीरा हल्का सा मुस्कुराई। कभी ना कभी किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। उस शाम रामपुर गांव में पहली बार किसी ने मंत्री के बेटे को चुनौती दी थी, और यह सिर्फ शुरुआत थी। अभी असली तूफान बाकी था। रामपुर के बाजार में हुई उस छोटी सी घटना ने पूरे गांव का माहौल बदल दिया था। लोगों ने पहली बार देखा था कि किसी ने मंत्री के बेटे विक्रम सिंह को खुलेआम टोक दिया, लेकिन साथ ही डर भी बढ़ गया था। सबको पता था कि विक्रम सिंह इतना अपमान कभी नहीं भूलता। शाम ढलने लगी थी। सूरज धीरे धीरे खेतों के पीछे छिप रहा था और गांव पर अंधेरा उतरने लगा था। आईपीएस मीरा उस छोटे से कमरे में बैठी थीं, जहां वह ठहरी हुई थीं। यह कमरा गांव की एक बुजुर्ग महिला के घर में था, जो कभी स्कूल में टीचर रही थीं। कमरा साधारण था। एक चारपाई, एक पुरानी मेज और मिट्टी का घड़ा। मीरा खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देख रही थी। गांव अजीब तरह से शांत था, जैसे हर घर के अंदर डर कैद हो। उन्होंने धीरे से अपनी घड़ी देखी। रात के 10 बज चुके थे। मीरा जानती थीं कि अगर उन्हें सच तक पहुंचना है तो रात ही उनका साथी बनेगी। दिन में कोई भी खुलकर बात नहीं करेगा। उन्होंने अपने बैग से एक छोटा सा रिकॉर्डर निकाला, फिर एक मिनी कैमरा, जो बहुत सावधानी से कपड़ों के अंदर छिपाया जा सकता था। यह सब उन्होंने पहले से तैयार रखा था। आज रात उन्हें सबूत चाहिए थे। मीरा ने हल्का सा दुपट्टा सिर पर लिया और धीरे से कमरे से बाहर निकल गईं। गांव की गलियों में अंधेरा गहरा चुका था। कहीं कहीं मिट्टी के घरों के बाहर लालटेन जल रही थी।
कुत्तों के भौंकने की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। मीरा धीरे धीरे चलती हुई गांव की पुरानी चौपाल की तरफ बढ़ी। उन्हें पता चला था कि कभी यही जगह गांव के फैसलों का केंद्र हुआ करती थी, लेकिन अब वहां कोई नहीं आता, क्योंकि अब फैसले चौपाल में नहीं, मंत्री के घर में होते थे। चौपाल की इमारत काफी पुरानी थी, दरवाजा आधा टूटा हुआ था। मीरा अंदर गई। अंदर धूल जमी हुई थी, पुरानी लकड़ी की अलमारियां और टूटी मेजें पड़ी थीं। उन्होंने फोन की हल्की टॉर्च जलाई और धीरे धीरे इधर उधर देखना शुरू किया। कुछ देर तक उन्हें कुछ खास नहीं मिला, लेकिन अचानक उनकी नजर एक पुराने संदूक पर पड़ी। संदूक आधा टूटा हुआ था और उस पर मोटी धूल जमी हुई थी। मीरा ने उसे धीरे से खोला। अंदर कुछ कपड़ों में लिपटे कागज रखे थे। उन्होंने कपड़ा हटाया। जैसे ही उन्होंने कागज देखे, उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये साधारण कागज नहीं थे, ये जमीन की रजिस्ट्री के दस्तावेज थे, लेकिन उनमें कुछ अजीब था। कुछ कागजों पर पुराने किसानों के नाम थे और कुछ पर नए नाम, जिनमें से कई नाम मंत्री के रिश्तेदारों के थे। मीरा ने जल्दी से अपने कैमरे से उन दस्तावेजों की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। उन्होंने एक एक पन्ना ध्यान से देखा। कई कागजों पर किसानों के अंगूठे लगे थे, लेकिन लिखावट साफ दिखा रही थी कि यह सब दबाव में करवाया गया था। उन्हें एक और चीज मिली, एक खास सरकारी स्टैंप। यह वही स्टैंप था जो सिर्फ तहसीलदार के दफ्तर में इस्तेमाल होता है। मीरा धीरे से बोली, मतलब खेल सिर्फ गुंडागर्दी का नहीं है, पूरा सिस्टम मिला हुआ है। उन्होंने सभी दस्तावेजों की तस्वीरें ले लीं। अब उन्हें लोगों की गवाही चाहिए थी। मीरा चौपाल से बाहर निकली और गांव के उस हिस्से की तरफ बढ़ी जहां मजदूरों की झोपड़ियां थीं। वहां एक आदमी आग के पास बैठा था। उसका नाम रमेश था। मीरा उसके पास गई। भैया, थोड़ी बात करनी है। रमेश पहले घबरा गया। कौन हो तुम? मीरा ने धीरे से कहा, मेरा नाम सरिता है, मैं शहर से आई हूं। मैंने सुना है कि यहां किसानों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। रमेश कुछ देर चुप रहा, फिर उसकी आंखें भर आईं। अन्याय? वह कड़वाहट से हंसा। यहां तो जिंदगी ही अन्याय बन गई है बहन जी। मीरा चुपचाप सुनती रही। रमेश बोला, हमारे पास 3 बीघा जमीन थी, मेरे बाप दादा की मेहनत की कमाई। मंत्री के लोगों ने कहा कि जमीन बेच दो, और अगर ना बेचें तो? मीरा ने पूछा। रमेश की आवाज कांप गई। तो बच्चों को उठा लेंगे, ऐसा कहा था उन्होंने। मीरा ने रिकॉर्डर चालू कर दिया। रमेश बोलता रहा। उसने बताया कि कैसे तहसीलदार अक्सर मंत्री के घर आता है, कैसे थाने का दरोगा हर महीने रिश्वत लेता है, और अगर कोई किसान शिकायत करता है तो उसे थाने में बंद कर दिया जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात रमेश ने अंत में बताई, बहन जी, असली कागज पुलिस स्टेशन के पीछे वाले कमरे में बनते हैं। मीरा चौंक गई। क्या मतलब? रमेश बोला, मंत्री का मुंशी रात में वहां आता है, दरोगा के साथ बैठकर फर्जी कागज बनाता है। मीरा समझ गई थी, यह सिर्फ जमीन हड़पने का मामला नहीं था, यह पूरी व्यवस्था का भ्रष्ट जाल था। उन्होंने रमेश को भरोसा दिलाया, डरो मत, जल्द ही सब बदलेगा। रमेश ने पहली बार उम्मीद से उनकी तरफ देखा। रात काफी हो चुकी थी, करीब 2 बजे। मीरा अपने कमरे की तरफ लौट रही थी, लेकिन रास्ता मंत्री के बड़े घर के पास से गुजरता था। जैसे ही वह वहां पहुंची, उन्हें एक मोटरसाइकिल दिखाई दी। उस पर एक आदमी बैठा बीड़ी पी रहा था। यह था मुन्ना, मंत्री का खास गुंडा। मुन्ना ने मीरा को देखा। एक अनजान लड़की इतनी रात को अकेली घूम रही थी। उसके मन में शक पैदा हो गया। वह बाइक से उतरकर मीरा के सामने आ गया। ओए, रुक। मीरा रुक गई। मुन्ना ने घूरते हुए पूछा, कौन हो तुम? मीरा ने थोड़ा घबराने का नाटक किया। मेरा नाम पायल है, मैं बगल के गांव से आई हूं। इतनी रात को? मुन्ना ने शक भरी नजर से पूछा। मेरी चाची बीमार है, उन्हें देखने आई थी। मुन्ना कुछ देर तक उन्हें देखता रहा, फिर बोला, अगर झूठ बोल रही हो ना तो अच्छा नहीं होगा। मीरा ने गुस्से का नाटक करते हुए कहा, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? मुझे जाने दो। मुन्ना थोड़ा असमंजस में पड़ गया। उसे लगा शायद सच में यह किसी के घर आई होगी। ठीक है, जाओ, लेकिन अगर फिर दिखी तो पूछताछ होगी। मीरा बिना पीछे देखे वहां से निकल गई। उनकी चाल तेज हो चुकी थी। 'अब उन्हें समझ आ गया था, समय बहुत कम है और खेल बहुत बड़ा।
अगले दिन सुबह विक्रम सिंह अभी तक गुस्से में था। उस लड़की को ढूंढो, उसने अपने गुंडों से कहा। उसे ऐसा सबक सिखाओ कि जिंदगी भर याद रखे। गुंडे पूरे गांव में उसे खोजने लगे। दोपहर के समय मीरा कमरे से बाहर निकली। उसी समय 4 गुंडों ने उन्हें घेर लिया। चल, गाड़ी में बैठ। एक गुंडे ने उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की। मीरा ने तुरंत उसका हाथ झटक दिया। हाथ मत लगाना। लेकिन गुंडे उन्हें जबरदस्ती खींचने लगे। पास ही 2 लड़के बैठे थे, राजेश और सुनील। उन्होंने यह सब देखा। राजेश बोला, यह वही दीदी हैं जिन्होंने कल विक्रम को रोका था। सुनील ने कहा, हमें मदद करनी चाहिए। दोनों तुरंत दौड़ पड़े। राजेश ने एक गुंडे को पीछे से धक्का दिया। सुनील ने दूसरे के पैर में साइकिल फंसा दी। अचानक हुए हमले से गुंडे घबरा गए। भागो दीदी, राजेश चिल्लाया। मीरा को मौका मिल गया। वह तेजी से भीड़ वाली गली में दौड़ गई। गुंडे गुस्से में रह गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मीरा एक सुनसान जगह पर रुकी। उनकी सांस तेज चल रही थी, लेकिन उनकी आंखों में डर नहीं था। उन्होंने अपना फोन निकाला और एक मैसेज भेजा। कल सुबह 8 बजे रामपुर चौपाल, पूरी टीम तैयार रहे। यह मैसेज सीधे जिले के सबसे बड़े अधिकारियों को भेजा गया था। अब खेल खत्म होने वाला था। रामपुर गांव में उस रात किसी को ठीक से नींद नहीं आई। कहीं डर था, कहीं बेचैनी और कहीं एक अनजानी उम्मीद। गांव के कई लोगों ने पहली बार देखा था कि किसी ने मंत्री के बेटे का विरोध किया है, लेकिन साथ ही सबको यह भी पता था कि यह विरोध ज्यादा देर तक बिना परिणाम के नहीं रहेगा। सुबह होने वाली थी। पूरब की तरफ हल्की रोशनी फैलने लगी थी। गांव के लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, लेकिन उस सुबह रामपुर की हवा में कुछ अलग था, जैसे कोई बड़ी घटना होने वाली हो। ठीक उसी समय दूर सड़क पर धूल का एक बड़ा गुब्बार उठा। पहले तो लोगों को लगा कि शायद कोई बड़ा काफिला गुजर रहा है, लेकिन कुछ ही सेकंड में सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। गांव के बच्चे और बुजुर्ग सड़क की तरफ देखने लगे। सड़क पर एक के बाद एक कई गाड़ियां तेजी से गांव की तरफ बढ़ रही थीं। सबसे आगे एक पुलिस जीप थी जिस पर नीली बत्ती चमक रही थी। उसके पीछे कई सरकारी गाड़ियां थीं, फिर पुलिस की ट्रकें और उसके पीछे मीडिया की वैन। गांव वालों ने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। कुछ ही मिनटों में पूरा रामपुर पुलिस से भर गया। पुलिस ने गांव की चौपाल के आसपास पूरा इलाका घेर लिया। रस्सियां लगा दी गईं। लोग दूर खड़े होकर यह सब देखने लगे। सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर हो क्या रहा है? उधर मंत्री बलवीर सिंह अपने बड़े घर में नाश्ता करने बैठे ही थे। तभी उनका मुंशी घबराया हुआ अंदर आया। मालिक, बाहर बहुत सारी पुलिस आ गई है। बलवीर सिंह ने पहले तो उसकी बात को हल्के में लिया। पुलिस हमारे गांव में? लेकिन जब वह बाहर आए और दूर तक खड़ी पुलिस की गाड़ियां देखीं, तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। विक्रम सिंह भी बाहर आ गया। वह भी यह नजारा देखकर हैरान रह गया। पापा, यह सब क्या है? बलवीर सिंह खुद समझ नहीं पा रहे थे। कुछ ही देर में दोनों चौपाल की तरफ पहुंचे। वहां पहले से सैकड़ों गांव वाले खड़े थे। पुलिस अधिकारी, पत्रकार और प्रशासन के बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। लेकिन सबसे आगे जो व्यक्ति खड़ा था, उसे देखकर कई लोगों की आंखें फैल गईं। वह एक महिला थी। उसने पूरी पुलिस वर्दी पहन रखी थी। उसके कंधों पर चमकते हुए सितारे थे। सिर पर कैप थी और चेहरे पर वही आत्मविश्वास जो एक सच्चे अधिकारी में होता है। जैसे ही विक्रम सिंह की नजर उस महिला पर पड़ी, उसके मुंह से अनजाने में निकल गया, ये तो वही लड़की है। बलवीर सिंह ने गौर से देखा और तभी उन्हें समझ आया, ये वही साधारण कपड़ों वाली लड़की थी जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन आज वह साधारण लड़की नहीं थी। आज वह जिले की आईपीएस अधिकारी बनकर उनके सामने खड़ी थी। भीड़ में खामोशी छा गई। महिला अधिकारी आगे बढ़ी। उन्होंने माइक उठाया और शांत लेकिन मजबूत आवाज में बोलना शुरू किया। रामपुर गांव के सभी लोगों को नमस्कार। उनकी आवाज पूरे मैदान में गूंज गई। मेरा नाम मीरा सिंह है। मैं इस जिले की पुलिस अधीक्षक हूं। यह सुनते ही गांव में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ लोग तो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। वही साधारण लड़की जो कल बाजार में खड़ी थी, वह असल में जिले की सबसे बड़ी पुलिस अधिकारी थी।
मीरा ने आगे बोलना जारी रखा। मैं पिछले 2 दिनों से इस गांव में एक आम महिला बनकर रह रही थी। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। मीरा की आवाज अब और गंभीर हो गई। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि यहां के लोगों के साथ क्या हो रहा है। उन्होंने सीधे मंत्री बलवीर सिंह की तरफ देखा। मैंने देखा है कि कैसे किसानों को धमकाकर उनकी जमीन छीनी जा रही है। विक्रम सिंह का चेहरा सफेद पड़ चुका था। मीरा ने अपने बैग से कुछ कागज निकाले। कल रात मुझे इस गांव की चौपाल से कई फर्जी दस्तावेज मिले हैं। उन्होंने एक अधिकारी को इशारा किया। वह अधिकारी उन दस्तावेजों को सबके सामने दिखाने लगा। मीरा बोली, इन कागजों में साफ लिखा है कि कैसे असली मालिकों के नाम हटाकर जमीन दूसरे लोगों के नाम कर दी गई। गांव के कई बुजुर्ग किसान रोने लगे क्योंकि उन कागजों में उनकी जमीनों का जिक्र था। मीरा ने आगे कहा, मेरे पास मजदूरों और किसानों के बयान भी हैं जिनमें उन्होंने बताया है कि उन्हें धमकाकर अंगूठे लगवाए गए। अब पूरे मैदान में सन्नाटा था। मीरा ने अपनी आवाज और ऊंची की। सबसे शर्मनाक बात यह है कि इस पूरे अपराध में कुछ सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं। उन्होंने पुलिस की तरफ देखा। इस थाने के कुछ कर्मचारी भी इस साजिश में शामिल पाए गए हैं। भीड़ में खड़े कई पुलिसकर्मी घबराने लगे। मीरा ने आदेश दिया, सबसे पहले मंत्री के मुंशी को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस तुरंत आगे बढ़ी और मुंशी को पकड़ लिया। मुंशी रोने लगा, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मजबूर किया गया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मीरा ने फिर कहा, थाने के भ्रष्ट कर्मचारियों को तुरंत निलंबित किया जाता है। इसके बाद उन्होंने सबसे बड़ा आदेश दिया, मंत्री बलवीर सिंह और विक्रम सिंह को गिरफ्तार किया जाए। यह सुनते ही मैदान में हलचल मच गई। बलवीर सिंह गुस्से से चिल्लाए, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मीरा ने शांत स्वर में कहा, कानून के सामने हर व्यक्ति बराबर है। पुलिस ने आगे बढ़कर मंत्री और उनके बेटे को पकड़ लिया। विक्रम सिंह घबराकर चिल्लाने लगा, पापा कुछ करो। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उनके हाथों में हथकड़ी डाल दी गई। गांव के लोगों ने पहली बार देखा कि जो आदमी सालों से उन पर राज करता था, आज वही पुलिस के सामने खड़ा था। मीरा ने आखिरी घोषणा की, आज से रामपुर गांव की सभी जमीनों की दोबारा जांच होगी। जिस किसान की जमीन छीनी गई है उसे वापस दी जाएगी। यह सुनते ही गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। कई लोग रोने लगे, कई लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे। रामप्रसाद, वही सब्जी वाला, भीड़ से निकलकर सामने आया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैडम, हमें लगा था कि इस गांव में कभी न्याय नहीं मिलेगा। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, न्याय हमेशा देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। उस दिन रामपुर में सिर्फ अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, उस दिन लोगों के दिल से डर भी गिरफ्तार हो गया था और एक नई शुरुआत हुई थी। एक ऐसी शुरुआत जिसमें गांव के लोग पहली बार बिना डर के सांस ले सकते थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है। अगर कोई व्यक्ति सच्चाई और हिम्मत के साथ खड़ा हो जाए तो सबसे बड़ा अन्याय भी खत्म हो सकता है। कानून की ताकत सिर्फ किताबों में नहीं होती, वह उन लोगों में होती है जो ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं। और जब ऐसे लोग सामने आते हैं तो सबसे बड़ा अपराधी भी कानून से नहीं बच पाता। ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। इसे केवल एक प्रेरणादायक कहानी के रूप में देखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक किस्से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।